ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दीज थिंग्स। बेसिक्स करोगे, लैब में परफॉर्म करोगे, आ जाएगा। एक ना एक दिन आ ही जाएगा एग्जाम से पहले, दैट इज माय गारंटी। ठीक है, तो सबसे पहले एम लिखो बेटा। एम टू एस्टिमेट सीरम AST levels, सीरम AST levels। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? SGOT इन द गिवन सैंपल, ठीक। मटेरियल्स रिक्वायर्ड बेटा वही एज यूजुअल जो होता है, सीरम सैंपल, सेमी ऑटो एनालाइजर, ठीक, क्यूवेट्स, टिप्स, ग्लव्स, डिस्कार्डिंग बैग्स। लिख लो, अपने आप लिख लो यार। नाउ तो यू आर वेरी यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स, एटलीस्ट मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या यूज होता है, माइक्रोपिपेट्स। ओके, अभी आगे ज्यादातर बेटा, ज्यादातर क्या, सारे के सारे एंजाइमेटिक ही हैं। सबसे पहले AST होगा, उसके बाद ALT होगा, उसके बाद ALP होगा, ठीक। और फॉस्फेटेज भी दो टाइप के होता है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। एक होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज और दूसरा देयर इज अ एसिड फॉस्फेटेज आल्सो। देन देयर इज दैट GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज, GGT। कम करवाया जाता है, कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम करवाते हैं सो दैट एवरीथिंग इज कवर्ड। उसके बाद भी एक आध आपका रह जाएगा, जैसे कि अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज किस में देखा जाता है? पैंक्रेटाइटिस के केसेस में। So if you are dealing with cases of pancreatitis, we have to check the levels of alpha amylase। उसका वही एक इकलौता है एंजाइमेटिक में, इसका क्लिनिकल थोड़ा अच्छा बनता है। एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के केसेस उस पे बनते हैं। तो अब आपके सारे प्रैक्टिकल बेटा एंजाइमेटिक ही है, तो स्टे फोकस्ड है। प्रिंसिपल देखो बेटा, जितना फोकस्ड रहोगे बेटा उतना समझ में आएगा, उतना जल्दी खत्म होगा, ठीक है। प्रिंसिपल लिखो। सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम जो भी पढ़ रहे हैं लिखो, IFCC काइनेटिक मेथड। IFCC काइनेटिक मेथड, IFCC काइनेटिक मेथड, एक छोटा सा नाम होता है इसका। नाम सारे उसका यही रहेगा, ठीक, ऑलमोस्ट यही रहता है। IFCC क्योंकि IFCC रिकमेंड करता है, एंजाइम है तो काइनेटिक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों वहां से लिए जाता है। IFCC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट, क्लिनिकल केमिस्ट्स। हो गया जी। अब इसका प्रिंसिपल जो है, सबसे पहले ये बताओ AST होता क्या है? प्रिंसिपल समझने से पहले बताओ व्हाट इज एक्चुअली AST। क्या? ट्रांसफेरेज, ट्रांसअमाइनेज। अच्छा, ट्रांस, हाँ, इट्स अ ट्रांसअमाइनेज एंजाइम, इट्स अ ट्रांसएमिनेज, ठीक है। क्या होता है ये? ट्रांसएमिनेज होता है। और ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के लिए हमें एक विटामिन की जरूरत होती है, उसका नाम क्या होता है? B6। यस, वेरी गुड, विटामिन B6। B6 जब प्रेजेंट होता है तो ट्रांसअमाइनेशन बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से होता है। बट इन आवर प्रिंसिपल वी विल नॉट बी यूटिलाइजिंग B6, ठीक। दिस ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, इस प्रिंसिपल में ट्रांसअमाइनेशन ही होगा, बट इट विल बी परफॉर्म्ड विदाउट B6। ये चीज याद रखना, ठीक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसमें मेनली 3 रिएक्शंस हैं। वी विल ब्रीफली डिस्कस ऑल दोस थिंग्स टुगेदर। यही आपका प्रिंसिपल इन टोटल बनेगा, उसी को हम वर्ड्स में लिखेंगे। तो इसको, रिएक्शंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबसे पहले लिखो बेटा रिएक्शन 1, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका। अच्छा, जब भी रिएक्शन लिखो बेटा तो प्लेन साइड पे लिखा करो, ठीक है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग द रिएक्शन, 2 पेज होते हैं ना बेटा ऐसे, इस साइड प्लेन, इस साइड रूल। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल लिखना है लिखिए। अगर कोई रिएक्शन है तो इस तरफ, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे लिखिए, अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है। लिखिए रिएक्शन 1, L एस्पार्टेट, L
L aspartate plus 2-oxoglutarate, L aspartate plus 2-oxoglutarate under the influence बेटा ऐसा ये ना देख, L aspartate plus 2-oxoglutarate under the influence of AST. कौन सा एंजाइम? AST. क्या देगा? बोलिए, क्या देना चाहिए? ग्लूटामेट प्लस, गुड, वेरी गुड, ऑक्सलेट प्लस ग्लूटामेट, ऑक्सलेट प्लस ग्लूटामेट. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को ही ऑक्सलेट बोल देते हैं बेटा, ठीक है. जैसे एस्पार्टिक एसिड को क्या बोल देता है? एस्पार्टेट, ठीक है, शॉर्ट. सिट्रिक एसिड को क्या बोल देते हैं बेटा? सिट्रेट, ठीक है. जस्ट वर्ड प्ले और कुछ. कितने लोगों को ये रिएक्शन समझ आए? दिस इज अ बेसिक ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन, बेसिक ट्रांस एमिनेशन, बेसिक. और ये एएसटी कहां से आ रहा है बेटा? अरे नहीं, आप लीवर में थोड़ी करा रहे हो, आप तो एस्टिमेट करो. दिस इज कमिंग फ्रॉम सीरम सैंपल. जो भी सीरम सैंपल आप में डाले, ये वहां से आ रहा है एएसटी, ठीक है. ये एएसटी वहां से आ रहा है. अब आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टेप 2. अगला स्टेप लिखिए बेटा, अगला रिएक्शन क्या है? लिखिए, ऑक्सलेट प्लस NADH प्लस NADH, ऑक्सलेट प्लस NADH under the influence of MDH, malate dehydrogenase. क्या बनना चाहिए? बोलो. मैलेट प्लस, पढ़ लिया क्या पहले ही? है? क्या बात है. नहीं, NAD प्लस, मैलेट प्लस NAD प्लस. अगर फर्स्ट रिएक्शन क्लासिक एग्जांपल है ट्रांस एमिनेशन का, तो सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? इट इज अ टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? NADH का. और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन. दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. Simultaneously it is getting reduced. Oxalate is getting reduced to malate. समझ आई बात? कायदे से तो बेटा प्रिंसिपल यहां पे खत्म है, ठीक. जितना टेक्निकल चीज हमको चाहिए, अभी धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आगे एस्टिमेशन क्या होगा, क्या चीज एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए एंड पॉइंट में तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. रिएक्शन को चलने दो. बट इन काइनेटिक वी ऑलवेज मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ आइदर अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, जो भी जिस पे भी डिपेंड करता है. अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला किसका क्या मेजर करना है, अभी सिर्फ रिएक्शंस लिखवाइए, उस पे बाद में बात करता है. कायदे से बेटा यहाँ पे ये खत्म हो गया, लेकिन हमने सीरम सैंपल लिया है, और सीरम किससे ड्रॉ किया जाता है बेटा? ब्लड से. किससे ड्रॉ किया जाता है? ब्लड से. और ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी होती है? RBCs. How do RBCs derive their energy? Via glycolysis. और glycolysis का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरूवेट. गुड. जब भी आप बेटा सीरम सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हो ना, फॉर एस्टिमेशन ऑफ AST, इवन ALT ऑल्सो, ये चीज याद रखना, इनएविटेबली कुछ पायरूवेट बेटा सीरम सैंपल में भी ड्रॉ होने का चांस रहता है, क्योंकि आप इतने लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी से डील कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर सेंट्रीफ्यूगेटिंग देम, इनएविटेबली कुछ पायरूवेट बेटा सीरम सैंपल में भी आ सकता है, ठीक. व्हाई दैट पायरूवेट शुड नॉट
इंटर बिकॉज ये हमारी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस के साथ इंटरफेयर करके एक्टिविटी की वैल्यू बदल सकता है। कायदे से तो इसे एस्पार्टेट और ऑक्सैलोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन अगर पायरुवेट का कंटेमिनेशन ठीक ठाक है, ठीक ठाक पायरुवेट सीरम सैंपल में है, तो क्या होगा, वो इनसे रिएक्ट ना करके बेटा पायरुवेट के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, एंड इट विल फॉर्म सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हिच विल इंटरफेयर विद आवर रिजल्ट्स। इसीलिए एक कवरिंग स्टेप ये होता है कि हम पायरुवेट जो भी थोड़ा बहुत है, हमें नहीं पता कितना है लेकिन होगा, उसकी एक्टिविटी को भी सप्रेस्ड रखें। So, कायदे से तो आपका थियोरेटिकली प्रिंसिपल यहां पे खत्म हो गया, बट अ थर्ड स्टेप इज रिक्वायर्ड टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट। ठीक है, उसे लिखता है बेटा, लिखो रिएक्शन 3 पायरुवेट, और यू शुड से सीरम और सैंपल पायरुवेट, सीरम और सैंपल पायरुवेट, क्योंकि मिल तो वो आपको सीरम सैंपल से ही रहा है ना आप डाल रहे हो ना आपने मांगा है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है थोड़ा बहुत। सीरम पायरुवेट प्लस NaDH, सीरम पायरुवेट प्लस NaDH, बोलो भाई क्या बनना चाहिए आगे? दिस इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट प्लस NAD, गुड, वेरी गुड, लैक्टेट प्लस NAD, लैक्टेट प्लस NAD। अब देख बेटा, अगर यहां पे थोड़ा भी पायरुवेट प्रेजेंट रहा, थोड़ा भी, what it will do, it will consume the NADH, what it will consume, it will consume the NADH, वो NADH जो ऑक्सिलेट से रिएक्ट करना चाहिए था, किससे रिएक्ट करना चाहिए था? ऑक्सिलेट से। सो ये इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए हम LDH का भी इस्तेमाल करते हैं कि जितना पायरुवेट है वो सप्रेस्ड रहे या रिएक्शन से बाहर हो जाए। पानी पिएगा बेटा? पानी ले लो थोड़ा, ठीक हो? समझ आई बात? अभी भी प्रिंसिपल खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी तो आधा हुआ, इट इज जस्ट हाफ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल, इसको टेक्निकली समझने की जरूरत है। अब आते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड द काइनेटिक मेथड। हम इसमें क्या मेजर कर रहे हैं, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन हम मेजर कर रहे हैं? किसका? देखो मैं बताता हूं, इसमें तीनों रिएक्शंस पढ़ के किसी को कोई आइडिया नहीं लग सकता, सो आई एम आस्किंग यू टू टेक अ वाइल्ड गेस। ठीक है, गेस वर्क कर लो, देखो, बोलो भाई क्या? नहीं, ऑक्सलेट नहीं ना, मैलेट फॉर्मेशन भी नहीं है बेटा। यस, इसका रेट ऑफ रिएक्शन मेजर हो रहा है बेटा। देखो हमने पायरुवेट क्यों हटाया, हमने रिएक्शन से पायरुवेट क्यों हटाया? बिकॉज इट वॉज कंज्यूमिंग NaDH, it was consuming NaDH. We are measuring rate of change of disappearance of NaDH, rate of change of disappearance of NaDH। अच्छा, एक काइनेटिक मेथड हमने सबने एम्प्लॉय करके देखा है, विच वाज इन क्रिएटिनिन। इसमें था क्रिएटिनिन, क्या मेजर करते थे हम उसमें? किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर करते थे? क्रिएटिनिन पिक्रेट। किसका? क्रिएटिनिन पिक्रेट। अब अगर आपको रिएक्शन याद हो तो क्रिएटिनिन पिक्रेट प्रोडक्ट था या रिएक्टेंट? क्या था? प्रोडक्ट। यानी कि जब T इक्वल्स 0 पे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो प्रोडक्ट भी 0 होगा, और T इक्वल्स एक फाइनाइट टाइम के बाद प्रोडक्ट का वैल्यू नेचुरली बढ़ेगा। इसीलिए बेटा वो ग्राफ ऊपर जाता है क्रिएटिनिन का। आपका सबका ग्राफ ऊपर गया है ना, सेमी ऑटो में देखा, एग्जाम में भी देखा होगा बेटा, वो ग्राफ ऊपर जाता है टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पे NaDH क्या है? देखो, रिएक्टेंट। NaDH क्या है? रिएक्टेंट। यानी कि
T इक्वल 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। विद टाइम इसका कंसंट्रेशन नीचे ही आएगा, कम ही होगा। यानी कि इसका ग्राफ कैसा आएगा जब आप मेजर करोगे? AST नीचे की तरफ, डाउनवर्ड आएगा, या एक नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा। ये चीज पूछी जाती है बेटा, वाइवा में बहुत पूछी जाती है कि AST का ग्राफ बेटा नीचे क्यों आ रहा है। तब आपको प्रिंसिपल से ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट जो भी एग्जामिनर है, दैट वी आर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ NADH, कि किस रेट पे NADH कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, उस हिसाब से ग्राफ नीचे आएगा। देख बेटा, ग्राफ तो नीचे ही आएगा, ठीक, ग्राफ तो ऐसे नीचे ही आएगा, लेकिन याद रखना बेटा, जिसमें AST का कंसंट्रेशन, जिस भी सैंपल में AST का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना, उसका ग्राफ उतना स्टीप होगा, उसका ग्राफ उतना स्टीप होगा नीचे की तरफ। कैसे? प्रिंसिपल में देखो, सैंपल में जितना ज्यादा AST होगा, जितना ज्यादा AST होगा, जितना ज्यादा AST एक्टिविटी होगा बेटा, क्या उतना ज्यादा ऑक्सैलेट बनेगा? उतना ज्यादा ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। जितना ज्यादा ऑक्सैलो एसीटेट होगा, क्या उतनी तेजी से NADH कंज्यूम होगा? और जितनी तेजी से NADH कंज्यूम होगा बेटा, ये सैंपल से उतनी तेजी से गायब होगा। यानी कि इसका जो भी कलर या यूवी फ्रीक्वेंसी पे हम मेजर करेंगे, वो उतना तेजी से बेटा घटती जाएगी। इसीलिए जितना ज्यादा AST उतना स्टीप ग्राफ। सिमिलरली जितना ज्यादा क्रिएटिनिन उतना स्टीप ग्राफ। ये दोनों के लिए वैलिड होता है बेटा, इट इज वैलिड ऑन बोथ साइड्स एंड ऑन बोथ द थिंग्स, रिएक्टेंट्स आल्सो एंड प्रोडक्ट्स आल्सो। ऐसा ही एक उल्टा ग्राफ आपको और देखने को मिलेगा बेटा, वो यूरिया के काइनेटिक मेथड में देखने को मिलेगा। अभी तक हमने यूरिया किससे किया था बेटा? एंड पॉइंट मेथड से। कौन सा? बर्थेलॉट मेथड। लेकिन यूरिया का एक काइनेटिक मेथड भी होता है, वो आपके कोर्स में है, कराएंगे आपको, ठीक। उसमें भी ग्राफ नीचे आता है, क्योंकि उसमें भी हम बेटा NADH ही मेजर कर रहे हैं। ज्यादातर NADH ना, जो जिसमें भी NADH मेजर होता है, वो मोस्टली रिएक्टेंट साइड पे ही होता है, और जहां पे भी NADH से हम मेजर करके निकालते हैं ना, वो ग्राफ नीचे ही जाता है। ये भी एक ट्रिक याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा प्रिंसिपल खत्म हुआ। समझ आया बात? इसको दो पार्ट में ब्रेक करके चलो बेटा। ये एक पार्ट होता है और ये एक पार्ट होता है। अब दोनों के काम क्या 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 होते हैं जरा ये देखो। इस रिएक्शन से बेटा हम टोटल AST जो होता है उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक, बाय मेजरिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NADH। NADH कितनी तेजी से कंज्यूम हो रहा है, ठीक। समझ आई बात? ये वाला स्टेप इसलिए होता है कि NADH किसी और के साथ इंटरफेरेंस ना करे, ठीक। जैसे पायरुवेट है, पायरुवेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए, तो हम पायरुवेट को लॉक कर देते हैं उसे लैक्टेट बना के। ये स्टेप इसलिए होता है ताकि जितना भी NADH कंज्यूम हो वो AST वाले प्रोडक्ट में ही कंज्यूम हो और किसी प्रोडक्ट में कंज्यूम ना हो, ठीक है। समझ आया बात? अब इसे वर्ड्स में थोड़ा सा लिख लो। देखो प्रिंसिपल, अभी भी प्रिंसिपल ही चल रहा है, देख। These are one of the most tedious practicals to teach also, and to understand while sitting there is a different task. देखो मेरा तो रोज का काम है, मैं तो वहां जाके आपके बाद लैब में खुद भी देख लूंगा 50 बार। मुझे इतना दिक्कत हो रहा है, आप लोगों ने तो बस सुना ही है, अभी कैसे होगा, यू कैन नॉट इमेजिन ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ डिफिकल्टी एंड आई अंडरस्टैंड। इसलिए किसी को भी कोई भी दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, एंड दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग अ बिट स्लो टुडे, ठीक है। इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लो। अब नहीं भी लिखोगे ना वैसे एग्जाम चलेगा। आपने ये 3 रिएक्शंस लिख दिए एंड हाइलाइटिंग NADH, मोर देन इनफ, यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन लिख दोगे तो बेटर है। लिखो L-aspartate reacts with 2-oxaloglutarate under the influence of AST, under the influence of serum AST to form oxaloacetate plus L-glutamate.
oxaloacetate plus L-glutamate. Oxaloacetate plus L-glutamate. In the next step, oxaloacetate in the sample reacts with NADH under the influence of enzyme malate dehydrogenase, MDH लिख दीजिए, बहुत है, malate dehydrogenase to form malate plus NAD, malate plus NAD, malate plus NAD. To stop any, लिखो आगे, to stop any interference caused by pyruvate ब्रैकेट में कर दो if any ब्रैकेट में present in the sample it is reacted with NADH under influence of LDH, enzyme LDH to form lactate plus NAD. ठीक, समझ आया? ये आपका ब्रीफ प्रिंसिपल हुआ अभी, ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल पार्ट। अब अगला देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज। बेटा लिखो, नॉर्मल कितना हम वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, यहां से भी एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज का। इन मेल्स it is up to 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। बेटा ऐसे लिखते हैं इसे, ये देखो 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, ठीक है। अभी तक हम क्या देखते थे बेटा, एनालाइट्स का किसमें मेजर होता था, mg पर dl। प्रोटीन किसमें होते थे बेटा, ग्राम पर dl। मेजर प्रोटीन, सारे नहीं, मेजर प्रोटीन्स। एंजाइम्स किसमें हो रहे हैं बेटा, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। मेल्स में होता है बेटा अप टू 35 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, फीमेल्स में होता है 31। कितना होता है, 31। हाँ, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर बेटा, ये लीटर में होता है 31, इट इज 31। अब सवाल ये आता है बेटा, व्हाई इट इज लेस इन फीमेल्स, फीमेल्स में कम क्यों है बेटा, ये सवाल आता है। ए लास्ट बेंच, डिस्कशन नहीं बेटा, डिस्कशन नहीं, जो भी डिस्कस करना है मेरे साथ करो। हाँ, फीमेल्स में कम क्यों होता है या मेल्स में ज्यादा क्यों होता है, कौन बताएगा ये? Elaborate this answer. लिवर, मसल और हार्ट में होता है। तो there is one more important thing बेटा, yes, AST is present also in erythrocytes। किसमें होता है, एरिथ्रोसाइट्स। और फीमेल्स में एरिथ्रोसाइट काउंट स्लाइटली कम होता है एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि 35 और 31 इट इज स्लाइटली लेस,
कोई मार्क्ड डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है, समझ आया? ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यूज। चलिए अब लिख लीजिए रिएजेंट कंपोजिशन। रिएजेंट कंपोजिशन क्या क्या है भैया? डिस्क्लेमर, ये सिर्फ कॉपी में लिखना है और इसको दोबारा देखना भी नहीं है, सिर्फ आपकी कॉपी में होना चाहिए, एग्जाम कॉपी में मत लिखिएगा, इतना बुद्धि मत लगाइएगा, ठीक है, बस इसको कॉपी में लिख के छोड़ दीजिए। रिएजेंट कंपोजिशन बेटा, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द किट लिटरेचर, सो इट इज गुड टू राइट इन योर कॉपीज, ठीक है। दो सेट्स होते हैं बेटा इसके, वन इज द रिएजेंट R1 एंड सेकंड इज द रिएजेंट R2, ठीक है। ध्यान देना एक चीज, अभी तक हम क्या, इसमें भी हम वर्किंग रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, रिएजेंट कंपोजिशन के साथ बेटा रिएजेंट एंड प्रिपरेशन लिख लो, प्रिपरेशन भी इसी में खत्म कर देते हैं। रिएजेंट कंपोजिशन एंड प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करना, ठीक है। अभी तक आप लोगों को याद होगा हम ज्यादातर वर्किंग रिएजेंट्स प्रिपेयर करते थे, कैसे, या तो 250 ml 25 ml 75 में डाल दो, 50 ml 50 में डाल दो, 25 ml 25 ml में डाल दो, बोथ वर इन लिक्विड फेजेस, ठीक। ज्यादातर इसमें क्या होता है, ऑल द एंजाइमेटिक एंड अदर रिएजेंट्स आर प्रेजेंट इन द ड्राई और पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, ड्राई एंड पाउडर्ड फॉर्म, ड्राई या पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, we reconstitute the reagent by adding deionized water into that। जो भी पाउडर्ड स्पेसिमेन होता है बेटा, उसमें एक सेट अमाउंट में हम क्या डालते हैं, deionized water, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और हमारा वर्किंग रिएजेंट बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, समझ आया बेटा। स्पेसिमेन का बॉटल होता है, उसमें पाउडर्ड फॉर्म में रिएजेंट होता है, ठीक, सेट कंसंट्रेशन होता है, वो पाउडर का वेट भी बड़ा मेजर्ड होता है, हो सकता है 5, 7, 8 ग्राम जितना भी, इट इज अ सेट कंसंट्रेशन, उसमें हमें सेट कंसंट्रेशन का डीआयोनाइज्ड वाटर डालना होता है। कितना होता है ये भी बता देता हूं बेटा, दैट इज रफली 20 ml, ठीक है, 20 ml कितना होता है, 20 ml, इतना डालना होता है, उसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करके वी हैव टू कीप इट फॉर 5 to 10 minutes एंड योर वर्किंग रिएजेंट इज रेडी। तो चलो देखते हैं, देखो R2 में तो आपको पता होना चाहिए क्या है, इट इज जस्ट डीआयोनाइज्ड वाटर, नथिंग एल्स। R1 में जो पाउडर्ड फॉर्म में वो क्या क्या है उसको लिखो बेटा, इसको याद मत करने बैठ जाना बेटा, टाइम मत वेस्ट करना अपना, ठीक है, बस कॉपी में लिखना है इसे। R1 इट इज कॉल्ड SGOT reagent, it is called SGOT reagent। लिखिए पहला चीज है इसमें बेटा 2-oxoglutarate, 2-oxoglutarate, है बेटा, इसका कंसंट्रेशन है 12 मिलीमोल पर लीटर, कितना, 12 मिलीमोल पर लीटर। Second one is L-aspartate, L-aspartate, ये है बेटा आपका 200 मिलीमोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। फिर है आपका एंजाइम बेटा मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, MDH, इसका कंसेंट्रेशन है बेटा मोर देन का साइन पता है ना, मोर देन 545 यूनिट्स पर लीटर, एस मोर देन 545 यूनिट्स पर लीटर बेटा, ये आई हटा दो बस, ठीक है, आई हटा दो, ऐसे ही लिखना, आई हटा दे बस। LDH का कंसंट्रेशन देखो बेटा कितना, मोर देन 909 यूनिट्स पर लीटर, ठीक है, 909 यूनिट्स पर लीटर। NADH कितना है बेटा, NADH है आपका मोर देन 0.18 मिलीमोल पर लीटर। बफर
लिखो बेटा, ट्रायस बफर, TRIS, ट्रायस बफर, ब्रैकेट में पीएच लिखो, उसका कितना है बेटा? 7.8, कितना? 7.8 प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.1, ब्रैकेट क्लोज। इसका कंसेंट्रेशन है बेटा 80 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। आखिर में आता है EDTA, ठीक है। इसका कंसेंट्रेशन है 5 मिलीमोल पर लीटर। EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, 5 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। R2 में लिखो बेटा डीआयनाइज्ड वाटर, deionized water, R2 is deionized water. Now write down reagent constitution कैसे करना है, देखो इसे, mix 20 ml of deionized water in the specified R1 bottle, in the specified R1 bottle. Mix the powdered reagent well and hold for 5 to 10 minutes, ठीक है। मिक्स करके 5 से 10 मिनट उसको रखिएगा। अच्छा, क्या क्या होगा? एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, हाँ प्रोसीजर है रहा आपका। लिखो बेटा प्रोसीजर, राइट डाउन द प्रोसीजर। एंजाइम्स का यूनिट बेटा भूलना नहीं है अभी, ठीक है। अब सारे में यही लगेगा जो भी एंजाइमेटिक है, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। चलो प्रोसीजर लिखो बेटा। बात नहीं बॉयज, एज यूजुअल हम 3 टेस्ट ट्यूब बनाएंगे, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। वर्किंग रिएजेंट पता ना क्या है? R1 in powdered form and 20 ml of deionized water, ठीक है। R2 वर्किंग रिएजेंट हम लेंगे बेटा 1000 माइक्रोलीटर, ओके। उसके बाद विल टेक ठीक है, इजी। क्या? ओ सॉरी, थोड़ा थोड़ा बेटा हो जाता है कभी कभी गलती।
फ्लो में, ठीक है। डन। इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है, देखो काइनेटिक मेथड है बट इट हैज अ स्लाइट इंक्यूबेशन टाइम ऑफ 1 मिनट। कितना? 1 मिनट, थोड़ा सा इंक्यूबेशन टाइम होता है। अब आते हैं अगले पार्ट पे विच इज नोन एज कैलकुलेशन। लेकिन एक सेकेंड, ये पार्ट, चलो इसको पहले प्रोसीजर में लिख लो, क्योंकि इट कैन बी एडेड बोथ इन प्रोसीजर ऑल्सो इन कैलकुलेशन ऑल्सो। अब इसको तो एलैबोरेट करके लिख लोगे ना बेटा, इतना तो बड़े हो गए हो आप लोग, है ना, इसको एलैबोरेट करके लिख लोगे। अच्छा देखो, पेन्स डाउन और ध्यान से सुनो इस चीज को। हम लोग क्रिएटिनिन में क्या करते थे? क्रिएटिनिन में जैसे ही हम सैंपल डालते थे हम उसे एस्पिरेट कर देते थे, ठीक। हियर व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे एक्चुअली रीडिंग लिया जाता है 3 से 4 बार, एक्चुअली 4 बार, ठीक है। NADH का एक्टिविटी बेटा 4 अलग अलग इंटरवल्स में मेजर किया जाता है। कैसे किया जाता है ये देख। सबसे पहले वो लेगा t = 0 पे, कितना होगा बेटा? A1, ठीक, A1 या A0 बोल ले चलिए, so that it should not create any kind of confusion. This can be written in calculation part also, this can be written in procedure part also, wherever you feel comfortable, जहां आपको समझने में ज्यादा आए। जैसे ही आप सैंपल एस्पिरेट करेंगे, that time is noted as t = 0 or the time when the reaction is getting started. उस टाइम पे बेटा वो एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करेगा, और एब्जॉर्बेंस किसकी कैलकुलेट करेगा बेटा? NADH की। किसकी? NADH की, क्योंकि वो और कुछ मेजर नहीं कर रहा, इट इज जस्ट कैलकुलेटिंग द NADH, सैंपल में जितना भी NADH है। उसके बाद बेटा रिएक्शन 1 मिनट तक चलेगी, ठीक। तो यहां पे एब्जॉर्बेंस आएगी A1। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना बेटा, this is the change in absorbance, this is the change in absorbance। इसको हम बोल देते हैं AX, ओके। उसके बाद T2 ले लेते हैं, T2 पे एब्जॉर्बेंस कितना होगा बेटा? A2। अब अगर मुझे इन दोनों का चेंज निकालना है तो बेटा ये होगा डेल्टा AY। कितना होगा? डेल्टा AY। सिमिलरली एट T3 ये कितना होगा? A3। कितना बनेगा ये? डेल्टा AZ। आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, ऑल यू हैव टू नो कि मशीन कैसे कैलकुलेट कर रही है। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज बीइंग अप्लाइड इन द मशीन। योर जॉब इज ओनली टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ना आपको कैलकुलेट करना है, ना आपको कुछ ऐसे पेपर पे करके दिखाना है, लेकिन इसको कैलकुलेशन वाले पार्ट में लिख लेना बेटा, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन, इवन इन योर कॉपीज ऑल्सो, इवन ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो, इसको लिख लेना बस। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADH। देखो यहां तक बेटा NADH का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंस चेंज हो रहा है। लेकिन जब आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तब आपको रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? रेट। की घट तो रहा है, लेकिन किस रफ्तार से घट रहा है। समझ आई बात? अगर आप खाली एब्जॉर्बेंस T = 0 पे, T = 1 पे देखते रहोगे तो वो आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, वो नीचे ही आ रहा है, ठीक। वो मुझे भी पता है कि टाइम के साथ साथ वो नीचे ही आ रहा है, लेकिन अगर मुझे पता करना है कि वो किस रफ्तार से या किस रेट से नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। क्या ले लूंगा? डिफरेंस। जो यहां पे क्या आ रहा है? AX। कितना आ रहा है? AX। और जितना भी टाइम है, कितना ये? 1 मिनट। कितना है? इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रेट, ठीक है। तो ये चीज कैलकुलेट हो रही है। अंडरस्टूड? So it is up to you. You can write it down in calculation part also if you want. और आप अगर प्रोसीजर को एक्सपेंड करना चाहते हो, you can write it down there also. तो हम कितनी वैल्यू लेंगे बेटा? हम 4 वैल्यू लेंगे। कितनी वैल्यू लेंगे?
4। एक्चुअली हम नहीं लेंगे, लेगी तो मशीन, हम बस बता रहे हैं कि मशीन 4 वैल्यूज ले रही है, t इक्वल 0, t इक्वल 1, 2 एंड 3। ओके, अब आते हैं बेटा अगले पार्ट में, विच इज कॉल्ड द कैलकुलेशन पार्ट। अब लिखो कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन। अभी तक हम क्या करते थे बेटा, ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ ब्लैंक, ओ सॉरी अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। भूल जा ये सब बेटा, एंजाइमेटिक में ये सब नहीं लगेगा, आज तो नहीं लगेगा, कम से कम एक शॉर्टकट बोल दूंगा, उससे कर लेना। कैलकुलेशन पार्ट भी अपने आप में समझने वाली चीज है बॉस। इसका फॉर्मूला अलग होता है, ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये किसके लिए लगता था बेटा, ये एनालाइट्स के लिए लगता था। किसके लिए, एनालाइट्स। जब आप मेजर कर रहे हो, मान लो यूरिया, ग्लूकोज, टोटल प्रोटीन, उनमें चल जाता था। इनसे एंजाइम एक्टिविटी मेजर नहीं होगी, you cannot measure enzyme activity with this thing. So to measure enzyme activity we have to devise a different formula. तो उसे लिखो कैलकुलेशन वाले पार्ट में, फॉर्मूला टू मेजर AST, देखा, लिखो सबसे पहले रेट चेंज ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखो बेटा, डेल्टा ए पर मिनट, यानी कि T0 पे कितनी थी, T1 पे कितनी थी, दोनों को माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा ए। क्या मिलेगा, डेल्टा ए। और पर मिनट कितना चेंज आ रहा है, उससे मुझे मिल जाएगा रेट। ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाइड बाय, लिखो टीवी मल्टीप्लाइड बाय ये टीवी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 3 अपॉन SV, SV लिखो जल्दी, SV। अबे घबरा मत, अभी बता रहा हूं। इतना समझ आया। TV होता है बेटा, इसको लिखो, TV इज टोटल रिएक्शन और टोटल सैंपल वॉल्यूम। और SV स्टैंड्स फॉर सैंपल वॉल्यूम। ठीक है, सैंपल वॉल्यूम क्या होता है, सैंपल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, लिखो अभी खत्म नहीं हुआ है, अब खत्म हो गया, एब्जॉर्प्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय P बताता हूं क्या है, रुक जा 2 मिनट। सबसे पहले एब्जॉर्प्टिविटी समझो बेटा, जब भी लाइट किसी मीडियम से पास होती है, ये बायोकेमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स है, लाइट नहीं कहना चाहिए, मैं कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन आर केस विल टेक लाइट। तो ऐसा नहीं होता कि जिस इंटेंसिटी की लाइट मीडियम में घुसती है उसी इंटेंसिटी की लाइट उस मीडियम से बाहर निकलती, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ लाइट वो मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक, वो बोलते हैं उस मीडियम की एब्जॉर्प्टिविटी। हो सकता है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, आपको दूसरी तरफ से लाइट ही ना मिले, या हो सकता है बहुत कम एब्जॉर्ब, बहुत स्लाइटली, कि लिटरली आपने जितना रेडिएशन डाला आपको दूसरी तरफ उतना मिल गया। ठीक, ये होता है। तो ये होता है एब्जॉर्प्टिविटी। यहां एब्जॉर्प्टिविटी हम किसकी देख रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन की। किसकी, सॉल्यूशन की, विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। व्हाट आर वी इन्वेस्टिगेटिंग, हमारा सॉल्यूशन ही तो है जो प्रिपेयर किया हमने, 1000 माइक्रोलीटर प्लस 100 माइक्रोलीटर, वो हमारा सॉल्यूशन ही तो है। वी आर
passing the light through that, so we'll measure the absorptivity of that thing only. और P होता है बेटा path length. क्या होता है? किसका path length? लाइट का. पाथ लेंथ होता है लाइट का, कि लाइट कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, और लाइट पाथ ट्रेवल करती है क्यूएट के डायमीटर के बराबर, क्योंकि वो क्यूएट के आर पार हो रही है, इसलिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना क्यूएट का डायमीटर होगा. ठीक है, समझ आई बात? तो ये होता है आपका फॉर्मूला टू मेजर एएसटी एक्टिविटी और एएसटी कॉन्सेंट्रेशन. अब टीवी और एसवी बता दिया मैंने. टीवी होता है बेटा टोटल रिएक्शन है, टोटल सैंपल वॉल्यूम, जो कि होता है 1100 माइक्रोलीटर इन आर केस, और सैंपल वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 100 माइक्रोलीटर. ठीक, 100 माइक्रोलीटर. अब एक बात ध्यान से देख, एक बात ध्यान से देख बेटा, क्लास इधर देख. टीवी कांस्टेंट है, ठीक, ये कांस्टेंट है, चाहे पेशेंट का एएसटी कितना भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन सैंपल तो उतना ही बनेगा ना, कंसेंट्रेशन तो उतना ही रहेगा. ये भी एक कांस्टेंट टर्म है. सिमिलरली सैंपल वॉल्यूम भी एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक, और पाथ लेंथ भी एक कांस्टेंट टर्म है. अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो एब्जॉर्प्टिविटी भी एक तरह से, चलो उसको भी साइड में रख देते. तो ये चारों टर्म्स हमारे कांस्टेंट है. ये तो एएसटी पे डिपेंड करेगा. दिस विल डिपेंड ऑन एएसटी ओनली. दिस विल डिपेंड ऑन एएसटी ओनली. अगर मैं इसे भी एक सिंगल सैंपल के लिए कांस्टेंट मान लूं और ये सारी चीजें मैं एक साथ कर लूं, तो इट विल गिव मी समथिंग नोन एज फैक्टर. क्या देगा? फैक्टर. क्या देगा? फैक्टर. जो हम मशीन में डालते हैं, बोलता है ना कि रिजल्ट गलत आ रहा है, फैक्टर चेंज करो. ठीक, रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको डाउनग्रेड करो, फैक्टर को घटाओ. ये वही फैक्टर होता है बेटा. तो फैक्टर किन किन से बनता है? टोटल वॉल्यूम हो गया, सैंपल वॉल्यूम हो गया, एब्जॉर्प्टिविटी हो गया, पाथ लेंथ हो गया. फैक्टर डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स. अब जरा फैक्टर वाले टर्म को ही देखो, इसको जरा 2 मिनट के लिए भूल जाओ. फैक्टर वाले टर्म में बेटा अगर एक सैंपल, अगर सिंगल सैंपल लें तो एब्जॉर्प्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहेगा. अगर इफ आई टेक जस्ट वन सैंपल अंडर कंसिडरेशन, लेकिन मान लो मुझे बहुत सारे सैंपल्स लेने हैं, तो बेटा ये भी वेरिएबल हो जाता है. ठीक, दिस आल्सो बिकम्स वेरिएबल. अच्छा, अब आप कहोगे सर कि एब्जॉर्प्टिविटी किसके लिए कांस्टेंट होती है? कंपनी किसके लिए या किट किसके लिए देती है? बेटा वो देती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए. किसके लिए? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. कि अगर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चला रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो उसका फैक्टर ये आएगा. तो उसमें एब्जॉर्प्टिविटी भी कांस्टेंट ही हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इसका कंसेंट्रेशन कितना है. लेकिन जब हमें लैब में या हॉस्पिटल में दिन के 500 1000 बहुत सारे सैंपल चलाने हैं, तो एब्जॉर्प्टिविटी भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. तो फैक्टर भी थोड़ा सा अलग हो सकता है. ठीक, डिपेंडिंग ऑन मशीन टू मशीन. अब जरा इधर देख बेटा, ये और ये चारों टर्म्स तो फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैं. ये तो कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फैक्टर सीधा सीधा एब्जॉर्प्टिविटी पे डिपेंड करता है? फैक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक है, तो फैक्टर की सेंसिटिविटी होती है एब्जॉर्प्टिविटी की सेंसिटिविटी. जितना मान लो जो उसको चेंज करके हम वैल्यू एलिवेट भी कर सकते हैं, उसको चेंज करके वैल्यू हम आर्टिफिशियली घटा भी सकते हैं. और इसीलिए जब मशीन में थोड़ी खराबी आने लगती है, तो क्या सबसे पहले इंजीनियर बोलता है या हमारा स्टाफ बोलता है या सीनियर लोग, सब लोग बोलते हैं कि फैक्टर जरा चेंज करके देखो, फैक्टर सेट करके देखो. ठीक है, अब फाइनली ये देखो बेटा, एएसटी कंसेंट्रेशन, इसको राउंड ऑफ करके ये आता है. ये पूरी चीज को बेटा राउंड ऑफ करके ये आता है, आपकी जिंदगी आसान करने के लिए. ठीक है, एएसटी कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाइड बाय 1768. दिस फैक्टर इज प्रोवाइडेड इन द किट. दिस फैक्टर इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. तो कोई भी दिक्कत हो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चलेगा, तो आप ये फैक्टर डाल के काम कर सकते हैं. ठीक, फिर मान लो आपको कैलिब्रेशन करना है या मशीन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं,
तो आपको फैक्टर थोड़ा ऊपर नीचे करना है, तो जब भी आप फैक्टर ऊपर नीचे करेंगे तो आप क्या टेक्निकली ऊपर नीचे कर रहे हैं, एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, आगे जाके क्वालिटी कंट्रोल और लैब में भी दूसरी चीजें आएंगी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो काम आती है सब चीज। अब अगला लिखिए बेटा ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन पार्ट हो गया, अब अगला लिखिए ऑब्जर्वेशन। जो भी आपका बेटा ओडी आएगा, कंसेंट्रेशन आएगा, लिख दीजिएगा इसमें। रिजल्ट जो भी आएगा बेटा इसमें लिख दीजिएगा, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। और फाइनली देख अब जाके आए क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। किसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब हो बेटा, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, जिसको हम कभी देखते भी नहीं थे। मेन पढ़ के आना पड़ता था क्लिनिकल, मुझे भी पढ़ के आना पड़ता था, आज ये सब पढ़ के आया हूं मैं। देख क्लिनिकल को दो मिनट लगेंगे, देख क्लिनिकल में सिर्फ 2 मिनट। कहां बेटा सबसे ज्यादा होता है, एएसटी। AST is predominantly present in liver cells, ठीक, predominantly present। सेकेंड कार्डियक मसल्स, दूसरा एरिथ्रोसाइट्स, किसमें होता है, एरिथ्रोसाइट्स, और आपकी स्केलेटल मसल्स में भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है AST। ओके, लेकिन प्रीडोमिनेंटली AST आपका प्रेजेंट रहता है लीवर में। ओके, अच्छा एक चीज याद रखना, whenever if there is a liver injury, whenever, ये फैक्ट है, इसको बस याद कर लो, काम आ जाएगा। जब भी लिवर इंजरी होती है तो ALT और AST दोनों एलिवेट होना शुरू होता है, ठीक। ALT थोड़ा ज्यादा होता है, AST थोड़ा कम होता है। ALT का एलिवेशन देखो होता तो बुरा ही है, बट इफ AST starts to elevate and it's peaking, always remember that there is something which requires prompt medical attention. It is not good. किसी का भी आप LFT का प्रोफाइल देखेंगे ना, उसमें AST आपका बढ़ा हुआ आ रहा है and it is peaking a lot along with ALT। और याद रखना AST थोड़ा ALT के बाद बढ़ना शुरू होता है। कई केसेस में ये होता है AST नॉर्मल होता है, ALT ही बढ़ता रहता है, दैट इंडिकेट्स कि ठीक है अपने आप ठीक हो जाए, नॉट अ मेजर थिंग टू वरी। हाँ, अगर ALT बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है तो आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं होता है कई बार आप मुक्का भी मारेंगे किसी के तो टेम्पररीली बढ़ेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर AST बढ़ना शुरू हो रहा है दैट मीन्स द डैमेज इज समवेयर रियल, ठीक। घटे हुए AST आपको मैंने तो नहीं देखे भाई, ज्यादातर इनका जो क्लिनिकल होता है इट इज एलिवेशन ओनली। अब लिवर से रिलेटेड है तो किन किन केसेस में एलिवेशन हो सकता है बेटा, फर्स्ट वन इज लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, ऑल फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस बेटा, A, B, C, वायरल हेपेटाइटिस, सब में। हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस बहुत प्रोमिनेंट होता है बेटा, जब इसीलिए AST थोड़ा बाद में एलिवेट होता है बेटा, जब एक्चुअल में लिवर सेल का नेक्रोसिस हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसके बाद वो AST ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और तब उसका एलिवेशन आना शुरू होता है। मान लो हेपेटोसेल्युलर डैमेज हुआ है तो हो सकता है ALT ही बाहर आए, बट इफ द सेल हैज बीन नेक्रोस्ड, एकदम खत्म हो गया, ओनली देन AST विल स्टार्ट टू पीक अप। इसीलिए डैमेज इज समवेयर रियल, इसलिए AST का एलिवेशन थोड़ा खतरनाक होता है। डन। दूसरा कार्डियक पार्ट में क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट MI, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली इट इज नॉट द लास्ट, बहुत सारे होता है, आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन सब केसेस में आपका AST एलिवेट होता है। हाँ, लिवर केसेस में आप एक और लिख सकते हैं, कभी कभी ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी भी हो जाती है, ड्रग इंड्यूस्ड इंजरी। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा ही सर दर्द होता है तो 2-3 पैरासीटामोल खा लेता है, उससे भी दिक्कत हो जाता है। फीवर में खा लेते हैं जैसे सर दर्द का दवाई थोड़ा ज्यादा, दैट कैन ऑल्सो कॉज दैट। ठीक है, सो दिस एंड्स विद योर क्लास। एनी डाउट्स?
किसी का कोई डाउट बेटा? याद रखना एंजाइमेटिक में खेल उल्टा होता है, यहाँ पे क्लिनिकल रिलेटिवली इजी होता है, बट प्रिंसिपल, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, मतलब क्लिनिकल लिखने तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने हैं। ठीक है, याद रहेगा सबको? कोशिश कीजिएगा, मुझे पता डिफिकल्ट है, कोशिश कीजिएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं फिर।